शौर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 16 सांप की पूंछ वाले तेंदुआ। शौर्य रोज खूब प्रैक्टिस करता है। वो तलवार को पीठ पर लटका कर पेड़ के बाद पहाड़ चढ़ना शुरू कर देता है और इस बार वो पूरी तरह सीरियस होकर मेहनत करता है। शौर्य तलवार के वजन को उल्टे हाथों पर आराम से थामने लगता है और आराम से पहाड़ भी चढ़ने लगता है। 3 दिन अच्छे से प्रैक्टिस करने से ही शौर्य इतना मजबूत हो जाता है कि वो तलवार के वजन को आराम से संभालने लगता है और उसे थोड़ा बहुत चलाने भी लगता है। शौर्य आज भी तलवार के साथ प्रैक्टिस करके उसे जमीन के अंदर गाड़कर उसके पास ही बैठ जाता है क्योंकि वो काफी थक चुका था। मास्टर उससे पूछते हैं, तुम्हें 3 दिन प्रैक्टिस करते हो गए हैं तो अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? इस पर शौर्य खड़ा होता है और तलवार को एक हाथ से ही उठाकर अपने कंधे पर रख लेता है और मेडिसिन मास्टर से पूछता है, बूढ़े मास्टर क्या ये अजर खान को हरा सकती है? मास्टर बताते हैं, अगर याफी ने जो खबर दी है वो सही है तो वो इसी रास्ते से आएंगे। लेकिन क्या होगा अगर उन्होंने अपना रास्ता ही बदल लिया? शौर्य पूछता है। शौर्य ने मास्टर से इतना पूछा ही था कि तभी एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है, मदद करो। मास्टर और शौर्य दोनों एकदम से उसी तरफ पलट कर देखते हैं और पाते हैं कि कुछ दूरी से एक लड़की भागती हुई आ रही थी और उसके पीछे गोरिल्ला और मगरमच्छ के बनावट जैसे राक्षस पड़े हुए थे। उनकी आवाज सुनकर मास्टर शौर्य को बताते हैं, ये बंदर जैसे मगरमच्छ वाले राक्षस है और इन्हें लड़कियों का बलात्कार करना बहुत ज्यादा पसंद है। ज्यादातर इनके पकड़ते ही लड़कियां मार दी जाती है। ये राक्षस पहले ही बहुत ज्यादा घिनौने होते हैं। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, शौर्य कहता है। मास्टर बताते हुए कहते हैं, बिल्कुल सही कहा, लेकिन इस तलवार की मदद से तुम कर सकते हो। ये सुनकर शौर्य मन ही मन कहता है, वैसे बूढ़े मास्टर झूठ तो नहीं बोलते, तो चलो कोशिश करके देखते हैं। इतना कहकर शौर्य तलवार को जमीन पर ही गाड़ देता है और अपने शरीर से आग की शक्ति बाहर निकालकर बहुत तेजी से उस लड़की को बचाने के लिए जाता है। अपने कपड़े तो पहन लेता बच्चे, मास्टर कहते हैं। शौर्य भागते हुए ही अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके अपने कपड़े अपनी तरफ खींच लेता है और हवा में ही पहन लेता है। लड़की भागते हुए गिर जाती है और वो राक्षस उसे घेर लेते हैं। उस लड़की को देखकर उन राक्षसों के मुंह से लार टपक रही थी। लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि अब उसके भागने का भी फायदा नहीं था। तभी एक राक्षस उसकी तरफ झपटता है और एकदम से शौर्य वहां आकर सीधा उसी राक्षस के ऊपर इतनी जोर से कूदता है कि वो जमीन के अंदर गड़ जाता है। बाकी राक्षस जैसे ही शौर्य पर हमला करने के लिए आते हैं तो शौर्य अपने हाथ में अपनी शक्ति भरकर इतनी जोर से जमीन पर मुक्का मारता है कि वो सभी दूर दूर जाकर गिरते हैं और आसपास के पेड़ भी टूट जाते हैं। तभी एक राक्षस पीछे से तेजी से लड़की की तरफ आता है और लड़की घबरा जाती है। शौर्य उस राक्षस को लड़की के पास जाने से पहले ही अपनी शक्ति से अपनी तरफ खींच लेता है और जोर से उसकी पीठ पर मुक्का मारता है। मुक्का लगते ही वो राक्षस सामने दूर जाकर गिरता है और फिर से उठने की जैसे ही कोशिश करता है तभी तलवार आकर उसके शरीर में गड़ जाती है और वो वही मर जाता है। तलवार को वहां मास्टर अपनी शक्ति से लेकर आए थे। बाकी राक्षस शौर्य के वार से ही बेहोश पड़े हुए थे और वो लड़की आसपास का माहौल देखकर चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी कि तभी शौर्य उसे पकड़ लेता है। पर लड़की घबरा जाती है और एक पाउडर शौर्य के मुंह पर फेंक देती है। एकदम से मास्टर शौर्य से कहते हैं, बिल्कुल भी सांस मत लेना। शौर्य अपनी सांस रोक लेता है और उस पाउडर को अपनी शक्ति से अपनी मुट्ठी में खींच लेता है। शौर्य उस लड़की को शांत करते हुए कहता है, डरने की जरूरत नहीं है, शांत हो जाओ। मेरे जैसे हैंडसम लड़के किसी के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करने के बारे में सोचते भी नहीं है। मुझे जाने दो, वो लड़की एकदम से भड़क कर कहती है। इतना सुनते ही शौर्य उसे छोड़ देता है और वो लड़की सीधा जमीन पर गिरती है और उसके मुंह से दर्द भरी आह निकलती है। शौर्य उसके पास से जाते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, जाओ। वो लड़की जानती थी कि ये जंगल राक्षसों से भरा हुआ है और वो अकेली यहाँ से नहीं निकल पाएगी। इसलिए वो शांत होती है और शौर्य के पीछे पीछे चलने लगती है। शौर्य ये देखकर रुक जाता है और उससे पूछता है, अब तुम्हें नहीं जाना क्या? लड़की ना में गर्दन हिला देती है और शौर्य के पास आ जाती है।
शौर्य उसे अपने साथ ले जाने लगता है और पूछता है, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? वो लड़की बताती है, मैं अपने ग्रुप के साथ थी और हम यहाँ जड़ी बूटियों के लिए आए थे। लेकिन मैं उनसे भटक गई और ये सब हो गया। लड़की अब अपने बारे में बताती है, मैं कीबा गांव से एक मेडिकल एक्सपर्ट हूँ और मेरा नाम सिया है। मेडिकल एक्सपर्ट जड़ी बूटियां, क्या तुम्हें पता है कि जुबैर परिवार का मेडिकल ग्रुप कहाँ है? शौर्य रुक कर पूछता है। वो लड़की ये सुनकर बताते हुए पूछती है, जुबैर परिवार का मेडिकल ग्रुप, लगता है कि मुझे उसके बारे में पता है। लेकिन अगर मैंने तुम्हें अभी बता दिया तो तुम उसके पीछे जाओगे, सही कहा ना? फिर तुम मुझे यही जंगल में अकेली छोड़ जाओगे, सही कहा ना? उसकी बात सुनकर शौर्य चुप हो जाता है और वो लड़की कहती है, कैसा हो अगर तुम मुझे मेरे ग्रुप के पास छोड़ दो, और मुझे नहीं लगता कि तुम एक गंदे लड़को हो जो मेरे साथ रास्ते में कुछ गलत करेगा, तो फिर मैं तुम्हें जुबैर परिवार के मेडिकल ग्रुप के बारे में बता दूंगी। ऐसा है? शौर्य सोचते हुए इतना ही कहता है, तभी वो लड़की बताते हुए पूछती है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि जुबैर परिवार के मेडिकल ग्रुप का लीडर अजर खान है, जो नालन परिवार से मिलने के लिए पहाड़ को पार कर चुका है। इस ग्रुप के पास 20 लोग और 2 घोड़ा गाड़ी है। तो बताओ क्या विचार है? वैसे मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई हूँ, पर तुम्हें जानने का हक है अगर तुम मुझे वापस छोड़ दोगे तो। उसकी बात सुनकर शौर्य के सिर में दर्द होने लगता है और वो उससे कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे ग्रुप के पास ले चलूंगा, चलो। शौर्य और वो लड़की वहां से उसके ग्रुप के पास चल देते हैं। जंगल के बीचों बीच खाली जगह पर कुछ लोगों की भीड़ कैंप लगाकर बैठे हुए थे। कैंप के बाहर सिपाही भाले लेकर खड़े और बैठे हुए थे। एक बड़ा ऊंचा लकड़ी का किला सा बना रखा था, जिससे अगर कोई भी बीस्ट उस तरफ आए तो वहां ऊपर बैठे सिपाही सबको आगाह कर सके। सिपाही पहरा दे रहे थे और तभी एक सिपाही जोर से आवाज लगाकर बताता है, सांप की पूंछ वाले तेंदुआ इधर आ रहे हैं। ये सुनते ही वहां भगदड़ मच जाती है और सब लोग वहां से निकलकर भागने लगते हैं। शौर्य उस लड़की सिया के साथ वहां आ जाता है और लोगों में मची भगदड़ को देखकर शौर्य पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है? सिया बताती है, ये मेडिकल ग्रुप है, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हुआ, पर लगता है कि मुसीबत में है। ये सुनकर शौर्य तेजी से उनकी तरफ भागता है और उसके साथ साथ सिया भी उनकी तरफ भागने लगती है। लड़ने वाले सिपाही अपने हथियार निकाल कर लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और शौर्य भी सिया के साथ अंदर आ जाता है। वो अंदर आकर देखता है कि लंबे दांतों वाला तेंदुआ, जिसकी चमड़ी और पूंछ सांप की तरफ नीले रंग की थी, वो अंदर आ गए थे। उन्हें देखकर शौर्य लेने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी आग की शक्ति बाहर निकाल लेता है। तभी एक तेंदुआ उनकी तरफ तेजी से भागते हुए आता है। उसे आता देखकर शौर्य भी उसकी तरफ तेजी से भागता है और जैसे ही वो तेंदुआ शौर्य की तरफ झपट्टा मारता है तो शौर्य अपने उल्टे हाथ से एक ही वार में उस तेंदुए को दूर फेंक कर मारता है। वो तेंदुआ बाकी तेंदुओं के पास जाकर गिरता है और वो सभी शौर्य को घूरने लगते हैं। शौर्य के हाथ में तेंदुए का एक दांत गड़ गया था और शौर्य उस दांत को निकाल कर फेंक देता है और फिर अपने शरीर से आग बाहर निकाल लेता है। शौर्य को देखकर उस ग्रुप का लीडर बाकियों से कहता है, वो लड़का बहादुर लगता है, चलो उसकी मदद करते हैं। उनसे पहले ही 2 तेंदुए पीछे से शौर्य पर झपट्टा मारते हैं। ये देखकर लीडर जोर से तेज आवाज में कहता है, पीछे देखो। शौर्य पीछे की तरफ देखता है और तेंदुओं से बचकर पहले एक को फेंक कर मारता है और फिर अपने हाथ में आग को समाकर जोर से धरती में मुक्का मारता है, जिससे दूसरा तेंदुआ बाकी तेंदुओं के पास जाकर गिरता है और फिर उठ नहीं पाता। इससे बाकी तेंदुए घबरा जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। कुछ लोग घायल हो गए थे और सिया उनकी मदद करने लगती है। शौर्य भी एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और उस ग्रुप का लीडर दोनों मरे हुए तेंदुओं को साथ लेकर शौर्य के पास आते हुए उसकी तारीफ करते हुए कहता है, बच्चे तुम काफी अच्छे लड़ाकू हो। तुमने अकेले ही 2 सांप की पूंछ वाले तेंदुओं को मार डाला। ये लो, ये तुम्हारे हुए। इतना कहकर वो उन दोनों तेंदुओं को शौर्य के सामने पटक देता है और फिर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद शौर्य मास्टर से पूछता है, मास्टर इसका क्या मतलब था? मास्टर बताते हैं, ये लेवल 1 के मॉन्स्टर्स है और इनके सिर के अंदर कोर हो सकता है।
जिसे हर कोई पाना चाहता है और इसीलिए घुसपैठिए इन्हें मारना चाहते हैं। मास्टर की बात सुनकर शौर्य खुश हो जाता है और उन मॉन्स्टर्स के सिर के पास जाकर कहता है, फिर तो मुझे एक बार चेक करना चाहिए, शायद मेरी किस्मत साथ दे दे और मुझे कोर मिल जाए। इतना कहकर शौर्य खुश होकर उस मॉन्स्टर्स के सिर को चीर फाड़ने लग जाता है। शौर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 17 गुफा में खजाना। शौर्य दोनों मॉन्स्टर्स के सिर को फाड़ता है और उसकी किस्मत बहुत अच्छी निकलती है। शौर्य को उन मॉन्स्टर्स के सिर के अंदर लेवल 1 का कोर मिल जाता है। शौर्य कोर निकालकर काफी ज्यादा खुश होता है और उसे अपनी जेब में रख लेता है। सिया वही मॉन्स्टर्स की पूंछ पर बैठी हुई शौर्य को देख रही थी और अब वो कहती है, तुम्हारी किस्मत सच में बहुत अच्छी है। तुम्हें बस 2 ही मॉन्स्टर्स के अंदर कोर मिल गया। अगर तुम कुछ दिन कमाई करने वाले ग्रुप के साथ और मेहनत करोगे तो तुम अच्छा पैसा कमा सकते हो। शौर्य उसे जवाब देता है, मैं बस यहाँ जुबैर परिवार के मेडिकल ग्रुप को ढूंढने के लिए आया हूँ, पैसे कमाने के लिए नहीं। ये सुनकर सिया कहती है, अच्छा ऐसा क्या, फिर तो तुम बहुत भोले हो। वो सब छोड़ो और मुझे अब जुबैर परिवार के ग्रुप के बारे में बताओ। शौर्य पूछता है। ये सुनकर सिया शौर्य का हाथ पकड़कर उसे वहां से अकेले में ले जाती है और बताते हुए कहती है, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ सेफ हूँ? क्या तुम इस घुसपैठियों के ग्रुप के बारे में नहीं जानते? इनके बॉस का नाम मूली है। क्या वो एक आदमी नहीं है? तुम्हें आज रात मेरी रक्षा करनी होगी। अगर हम कल कीबा गांव पहुंच गए तो मैं तुम्हें सब बता दूंगी। ये सुनकर शौर्य थोड़ा तेज आवाज में कहता है, क्या कल तब तक वो वापस गांव में आ सकते हैं? सिया बताते हुए कहती है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि नमन परिवार के पास कोई भी दवाई बनाने के लिए जड़ी बूटियां नहीं है, इसलिए अजर खान किसी और को ढूंढेगा। अभी वो 2 दिन और सफर करने वाला है। इसलिए मुझे पक्का पता है कि वो कल बिल्कुल भी गांव नहीं पहुंचेगा। प्लीज मान जाओ, तुम मुझे यहाँ खतरे में छोड़कर नहीं जा सकते। शौर्य गुस्से में ऐसे ही अपनी मुट्ठी भींचता रहता है, क्योंकि वो अब उससे कह भी क्या सकता था। शौर्य को चुप देखकर सिया खुश होकर कहती है, शुक्रिया, मुझे पता है कि तुम मुझे यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाओगे। इतना कहकर सिया वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद शौर्य मास्टर से पूछता है, मास्टर अब क्या करें, मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता। मास्टर बताते हैं, हालांकि वो लड़की चालाक जरूर लग रही है, पर मुझे नहीं लग रहा कि वो झूठ बोल रही है। इसलिए जो तुम चाहो वो करो। दूसरी तरफ जुबैर परिवार जड़ी बूटियां लेकर पहाड़ से होते हुए वापस आ रहा था। अजर नक्शा देखता है और सिपाहियों से कहता है, वापस पहुंचने के लिए हम एक शॉर्टकट ले सकते हैं, इसलिए इस रास्ते से चलो। इतना सुनते ही उसके सभी सिपाही घोड़ा गाड़ी के साथ उसी तरफ मुड़ जाते हैं। अगला दिन होता है और सिया बाकियों के साथ जंगल में जड़ी बूटियां खोजने लग जाती है। शौर्य भी आसपास उग रही जड़ी बूटियों को देख रहा था और मास्टर उससे पूछते हुए बताते हैं, क्या तुम भी कुछ जड़ी बूटियां खोजना चाहते हो? अगर मन है तो सही है। ये तुम्हारे लिए फायदेमंद हो सकता है, तुम भविष्य में एक रासायनिक बन सकते हो। मास्टर अब शौर्य से पेड़ के नीचे आगे देखने के लिए कहते हुए बताते हैं, वहां पेड़ के नीचे घास में देखो, जो वो ड्रैगन फ्रूट जैसी पंखुड़ियों वाला फूल साए में उग रहा है, ये ड्रैगन फूल है। ये 1 साल में बस 2 बार ही खिलता है। इसकी पंखुड़ियों का असर काफी ज्यादा तगड़ा होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर ही दवाई बनाने के लिए करते हैं और ये खुले हाथों के लिए बहुत खतरनाक होता है। शौर्य उसे तोड़ने के लिए चलता है, पर फिर मास्टर की बात सुनकर रुक जाता है। तभी मास्टर उसे फिर से बताते हुए कहते हैं, अपने दाएं हाथ की तरफ देखो, एक रंग बहुत चमक रहा है। शौर्य तुरंत उस तरफ देखता है और पाता है कि एक बैंगनी रंग का छोटा पौधा पत्थरों के पास उगा हुआ था। मास्टर बताते हैं, ये जो पौधा पत्थरों के पास है, इसे बैंगनी पौधा बोलते हैं। हालांकि इसके फूल बेकार होते हैं, पर इसकी जड़ खांसी का इलाज कर सकती है। इसकी पत्तियों का स्वाद थोड़ा कड़वा होता है, पर इनका इस्तेमाल आंखों और दिल को हील करने के लिए किया जाता है। लेकिन ये बेकार है, इसका पाउडर दुकानों पर काफी कम दामों में मिलता है। एक सोने के सिक्के में इसका एक पैकेट मिल जाता है। शौर्य इस पौधे को उखाड़ने ही वाला था और मास्टर की बात सुनकर फिर से रुक जाता है और मास्टर से कहता है, मास्टर क्या आप मजाक करना बंद करेंगे?
मास्टर हल्के से हंसकर कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें अब असली अच्छी जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगा। जमीन पर कुछ दूर एक पौधा गड़ा हुआ था जिसकी जड़ें गाजर मूली की तरह मोटी और खाने लायक थी। मास्टर शौर्य से कहते हैं इसे उखाड़ लो। शौर्य अपनी शक्ति से उस पौधे को उसकी जड़ों समेत खींचकर उखाड़ लेता है और पौधे के साथ उसकी मोटी जड़ें शौर्य के हाथ में आ जाती है। मास्टर बताते हैं ये ब्राउन गाजर है। हालांकि ये एक कमजोर ग्रेड की जड़ी बूटी है, पर इसका इस्तेमाल दवाइयों को नरम बनाने में किया जा सकता है। 1 मिनट रुको शौर्य, इसे बीच में से थोड़ा तोड़ो। इतना सुनते ही शौर्य उसके बीच से निकले एक उभरे हिस्से तो उखाड़ लेता है और एकदम से उसके अंदर वाले हिस्से से कुछ सुनहरी चमक जैसा निकलता है। उसे देखकर मास्टर खुश होकर कहते हैं बहुत अच्छे बच्चे, तुम सच में बहुत ज्यादा लकी हो। ये एक हाई लेवल की जड़ी बूटी है। अब इसे जल्दी से छुपा लो। मूली को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ये सुनकर शौर्य तुरंत उसे छिपा लेता है और मूली की तरफ देखता है। मूली अपने साथियों के साथ खड़ा हुआ था और उसकी नजर जड़ी बूटी खोजती सिया पर थी। सिया अकेले जड़ी बूटी ढूंढ रही थी और ये देखकर शौर्य मन ही मन कहता है ये अकेले जड़ी बूटी क्यों ढूंढ रही है, क्या इसे अब डर नहीं है। तभी मूली शौर्य के पास आ जाता है और शौर्य से पूछते हुए कहता है छोटे भाई, मुझे लगता है कि तुम्हारा इसके साथ अच्छा रिश्ता है। शौर्य जवाब देता है हाँ है तो सही। इस पर मूली हंसकर पूछता है देखा, मुझे पता था तुम काफी तगड़े हो, तो क्या हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहोगे। एक बार सोच लो, अगर तुम हमारे ग्रुप में शामिल होते हो तो तुम्हारी ताकत के हिसाब से मैं तुम्हें ग्रुप का लीडर बना दूंगा। शौर्य जवाब देता है इसके लिए शुक्रिया, मैं इसके बारे में सोचूंगा। परिवार में शामिल होने के लिए कैसा सोचा मेरे भाई, हम सब वैसे भी एक परिवार ही तो है, तो जल्दी बताना, मुझे अच्छा लगेगा। मूली इतना कहकर वहां से चला जाता है। मूली की बात सुनकर और मिजाज को देखकर शौर्य मन ही मन कहता है इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई बुरा आदमी नहीं है। शौर्य अब मास्टर से कहता है मास्टर, मुझे उसकी चिंता हो रही है। ठीक है, तो फिर उसके पीछे जाओ, मास्टर जवाब देते हैं। मास्टर का जवाब सुनकर शौर्य सिया के पीछे चल देता है। सिया खाई पर पहुंच जाती है और नीचे की तरफ देखने कहती है, तभी पीछे से शौर्य उसे पुकारता है सिया। सिया शौर्य की पुकार सुनकर पीछे की तरफ देखती है और उसे चुप रहने के लिए इशारा करते हुए धीरे से कहती है चुप रहो, किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ये सुनकर शौर्य चुप हो जाता है और उसके पास आकर नीचे की तरफ देखने लगता है। नीचे एक गुफा थी और सिया बताते हुए कहती है देखो, ये एक गुफा है। शायद इसके अंदर कोई खजाना हो सकता है, लेकिन इस गुफा के अंदर एक पत्थर वाले सांप की पूंछ भी है। इसी वजह से मेरी वहां अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। शौर्य भी नीचे देखता है और सिया से पूछता है तो फिर अब क्या करे। सिया बताते हुए पूछती है हम दोनों साथ में अंदर चलेंगे और जो भी मिलेगा उसे आधा आधा बांट लेंगे। बताओ कैसा लगा। उसकी बात सुनकर शौर्य वहां से जाने लगता है और कहता है तुम मुझे पहले जुबैर परिवार के मेडिकल ग्रुप के बारे में बताओगी, उसके बाद ही मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मेडिकल ग्रुप, तुम हर बार उसी की चिंता कर रहे हो। क्या तुम्हें मेरी थोड़ी सी भी चिंता नहीं है? सिया थोड़ा भड़क कर पूछती है। शौर्य जवाब देता है तुम्हारी चिंता बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर सिया का मुंह लटक जाता है, पर शौर्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार सिया हार कर वादा करते हुए कहती है ठीक है, मैं वादा करती हूँ इस खजाने को ढूंढने के बाद मैं तुम्हें पक्का बता दूंगी। उसकी बात सुनकर शौर्य उसकी तरफ शक की नजरों से देखने लगता है और सिया भोला चेहरा बनाते हुए कहती है प्लीज मेरा भरोसा करो, मैं झूठ नहीं बोल रही। शौर्य उसे जवाब देता है ठीक है ठीक है। शौर्य का जवाब सुनकर सिया उससे कहती है तो ठीक है, अब तुम पहले नीचे जाओ और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। ये सुनकर शौर्य सोचकर कहता है वैसे ये जरूरी नहीं है। इतना कहकर शौर्य सिया को धक्का दे देता है और सिया सीधा ऊपर से नीचे खाई में गिरती है। सिया डर के मारे जोर से चीखने लगती है। तभी शौर्य भी नीचे कूद जाता है और सिया को अपने सीने से लगाकर उसके साथ नीचे गिरने लगता है। शौर्य के सीने से लगने के बाद भी सिया जोर सा चिल्ला रही थी।
तभी शौर्य एक पेड़ की जड़ को पकड़ लेता है और नीचे गिरने से पहले ही वो दोनों रुक जाते हैं। सिया अभी भी डरते हुए चिल्लाते हुए कहती है, आ बचाओ। शौर्य उसे तिरछी नजरों से घूरते हुए कहता है, वैसे अब तुम गिर नहीं रही हो। ये सुनकर सिया शांत हो जाती है और शौर्य के मुंह की तरफ देखती है। तभी एकदम से वो शौर्य की पकड़ से छूटने ही वाली थी, पर शौर्य उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसे कसकर पकड़ लेता है। छोड़ो, मुझे जाने दो। सिया शौर्य को मारते हुए चिल्लाकर कहती है। ठीक है, जैसा तुम चाहो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इतना कहकर शौर्य सिया को छोड़ देता है। सिया नीचे गिरने लगती है और घबरा कर शौर्य के पैर को कसकर पकड़ लेती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, छोड़ो मत। तभी सिया के पैर नीचे पत्थर पर टिक जाते हैं और वो शौर्य के पैर छोड़कर पत्थर पर खड़ी हो जाती है। शौर्य भी उसके पास उतर आता है और सिया उससे मुंह फुलाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, बेशर्म। तभी सिया की नजर उनसे थोड़ा दूर साइड में ही गुफा पर पड़ती है और वो इशारा करते हुए शौर्य को बताती है, देखो वो रही वो गुफा। शौर्य भी उस तरफ देखता है और गुफा तक पहुंचने के लिए दूसरी जड़ को अपनी तरफ खींचने लगता है। शौर्य की ऊर्जा गुफा के अंदर बैठे पत्थर वाले सांप को महसूस हो जाती है और वो बाहर निकल आता है। वो सांप करीब 20 मीटर लंबा और 3 मीटर मोटा था, जिसकी चमड़ी पत्थरों से बनी हुई थी। सांप शौर्य और सिया को देखकर उनकी तरफ आने लगता है और सिया उसे अपनी तरफ आता देखकर उसकी तरफ चाकू फेंककर मारती है, पर चाकुओं से उसे कुछ नहीं होता। सांप इससे गुस्से में आ जाता है और तेजी से शौर्य और सिया की तरफ झपटता है। सिया घबरा जाती है और डर के मारे शौर्य से लिपट कर चीखने लगती है। सांप जैसे ही उनके करीब आता है तो शौर्य उसे अपनी शक्ति से हवा में ही उठा लेता है और दूर से ही बहुत दूर जंगल की तरफ आसमान में उछालकर फेंक देता है। शौर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 18 मूली का असली रूप। शौर्य उस सांप को दूर जंगल में फेंक देता है और अब सिया अपनी आंखें खोल कर देती है और पाती है कि जिस सांप ने उन पर हमला किया था उसे शौर्य ने दूर से ही अपनी शक्ति से दूर जंगल की तरफ आसमान में उछालकर फेंक दिया था। वो शांत हो जाती है और शौर्य से हटकर उसे मारते हुए कहती है, तुम बहुत मतलबी हो। इस पर शौर्य उससे पूछता है, क्या तुम खजाना ढूंढना चाहती हो या चाहती हो कि मैं तुम्हें और परेशान करूं? सिया शक्त होकर जवाब देती है, ठीक है, जल्दी से चलो। खजाना ढूंढ लेते हैं वरना यहाँ कोई आ जाएगा। इतना सुनते ही शौर्य दोबारा से सिया की कमर को अपनी तरफ खींचकर पकड़ता है और बेल की मदद से उसे अपने साथ लेकर गुफा की तरफ पहुंच जाता है। वो दोनों गुफा के अंदर जाने लगते हैं, पर वहां बहुत अंधेरा था। तभी सिया अपने थैले से एक क्रिस्टल बाहर निकाल लेती है। वो क्रिस्टल जोर से चमक रहा था और उसकी मदद से वहां उजाला हो जाता है। शौर्य और सिया दोनों गुफा के अंदर जाने लगते हैं और सिया शौर्य की तारीफ करते हुए कहती है, तुम सच में बहुत ताकतवर हो। ये पत्थर वाले सांप छुपने में बहुत माहिर होते हैं, पर तुमने फिर भी उसका पता लगा लिया और उसे काफी दूर फेंक दिया। शौर्य उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और सिया के साथ गुफा में अंदर तक आ जाता है, पर उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता। सिया थक कर कहती है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हमने बेकार में ही इतना जोखिम उठाया। सामने ही एक दीवार थी जिस पर एक छोटा छेद बना हुआ था। मास्टर जगह को जांच कर शौर्य को बताते हैं, शौर्य सामने जो ये दीवार है ये एक दरवाजा है। इसके आसपास देखो, तुम्हें कोई पत्थर मिलेगा जो इसे खोलने की चाबी का काम करेगा। इतना सुनकर शौर्य उस दीवार के चारों तरफ हाथ फेरते हुए ढूंढने लगता है। उसे ऐसा करता देखकर सिया भी उसे हैरानी से देखने लगती है। तभी शौर्य का हाथ एक पत्थर की किनार पर पड़ता है जो शौर्य के छूते ही अंदर की तरफ चला जाता है और फिर वो दीवार किसी दरवाजे की तरह खुलने लग जाती है। सिया भी ये देखकर चौंक कर खड़ी हो जाती है और खुश होकर शौर्य की तारीफ करते हुए कहती है, वाह शौर्य, तुम तो सच में बहुत होशियार हो, तुमने इसके बारे में भी पता लगा लिया, जबकि मुझे तो शक भी नहीं हुआ। दरवाजा खुलता है और सामने ही शौर्य और सिया को ऊपर से रोशनी गिरती नजर आती है। वहां 3 बक्से रखे हुए थे और उनके बीच में कुछ जड़ी बूटियां उग रही थी। मास्टर दूर से ही भाप लेते हैं और शौर्य को बताते हुए कहते हैं, शौर्य, सामने एक फूल बर्फ की शेप में है, तुम्हें उसे लेना होगा।
इससे पहले शौर्य आगे जाता सिया भागकर आगे पहुंच जाती है और उन बॉक्स के पास बैठ जाती है। वो वहां सामान को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी शौर्य उससे कहता है पहले हमें सलाह करनी होगी कि इस गुफा के अंदर जो सामान है उसे कैसे बांटना है। सिया जवाब देते हुए कहती है तुम मुझे यहाँ सही सलामत लेकर आए हो तो पहले चुनने का तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें जो चाहिए तुम पहले चुन सकते हो। वहां बॉक्स और उस बर्फ के आकार के फूल के अलावा कुछ सोने के सिक्के भी पड़े हुए थे। शौर्य सिया से कहता है ठीक है ये बर्फ वाला फूल मेरा और बाकी तुम्हारा। बॉक्स के अंदर जो भी निकलेगा उसे हम आपस में बांट लेंगे। सिया शौर्य की तारीफ करते हुए कहती है बहुत अच्छे तुम्हारी नजर काफी तेज है। तुमने बहुत अच्छी चीज ली है। चलो अब इन बॉक्स को खोलने के लिए चाबी ढूंढते हैं। इतना कहकर सिया वहां आसपास चाबी ढूंढने के लिए चली जाती है और शौर्य उस फूल को उठा लेता है और वो अपने आप शौर्य की अंगूठी में समा जाता है। शौर्य सारे सामान को देखते हुए कहता है इस गुफा का मालिक जरूर एक रासायनिक होगा। तभी शौर्य की नजर एकदम से आगे की तरफ पड़ती है। वहां कुछ छोटी झाड़ियां थी जिनके बीच में एक मरे हुए आदमी का कंकाल कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक रोल और चाबियां थी। शौर्य तुरंत उसे देखकर उसके पास जाता है और पहले उसके हाथ में से रोल को ले लेता है और फिर चाबी ले लेता है। चाबी लेकर शौर्य सिया को जोर से पुकारता है सिया यहाँ वापस आ जाओ मुझे चाबी मिल गई है। सिया खुश होकर भागकर शौर्य के पास आती है और कहती है चलो देखते हैं कि इनके अंदर आखिर क्या है। शौर्य पहला बॉक्स खोलता है और उसके अंदर एक रोल निकलता है। शौर्य उस रोल को खोलकर देखता है और उसे देखकर कहता है ऐसा लगता है कि इसका ओनर एक पॉइजन स्पेशलिस्ट था। इस पर सिया उसे बताती है वो जरूर एक पॉइजन एक्सपर्ट होगा। जहर और ड्रग की थियरी ज्यादातर एक जैसी ही होती है। चलो दूसरे बॉक्स को खोलकर देखते हैं और अगर इसमें कुछ तुम्हारे काम का निकला और तो तुम उसे रख सकते हो। लेकिन मैं इसे ले लेती हूँ ये प्रोटेक्शन के लिए अच्छा है। ये कहकर सिया एक पौधा ले लेती है। शौर्य दूसरा बॉक्स खोलता है और उसके अंदर एक सफेद रंग का चांदी की लकीरों वाला रोल मिलता है जिस पर लिखा हुआ था ऊंचे स्तर का कवच और पंख। शौर्य उसे पढ़कर कहता है ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा है तो मैं इसे रख लेता हूँ। सिया इसके लिए उसे कुछ नहीं कहती और शौर्य से आगे कहती है चलो तीसरे बॉक्स को भी खोलो। शौर्य जैसे ही तीसरे बॉक्स को खोलने लगता है तभी पीछे से किसी के जोर से हंसने की आवाज आती है हा 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 हा। शौर्य और सिया दोनों घबरा कर तुरंत पीछे की तरफ पलटकर देखते हैं। गुफा के द्वार पर मूली अपने साथियों के साथ खड़ा हुआ था और वो सिया का शुक्रिया करते हुए कहता है सिया हमें ये खजाना देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब वो शौर्य की तरफ देखते हुए कहता है शौर्य कुछ देर पहले मैंने तुम्हें हमारे भेड़ियों के ग्रुप में शामिल होने का न्योता दिया था। पर अब वो समय खत्म होता है तो चुपचाप ये खजाना अब मेरे हवाले कर दो और हाँ सिया को भी हमें सौंप दो। हा 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 हा। तुम मेरा पीछा कर रहे थे सिया गुस्से में पूछती है। मूली जवाब देता है बिल्कुल मुझे खबर मिली थी कि तुम मॉन्स्टर से भरे जंगल में किसी और उद्देश्य से घूम रही हो तो इसके बाद भी मैं तुम्हारा पीछा क्यों नहीं करता। शौर्य सिया का हाथ पकड़ता है और तेजी से उसे लेकर गुफा में दूसरी तरफ भागने लगता है। मूली अपने साथियों को उनके पीछे भेजते हुए कहता है उन्हें पकड़कर लाओ पहले हम खजाना लेंगे और फिर उन्हें मार डालेंगे। मूली के साथी तेजी से अपनी तलवारें लेकर शौर्य और सिया के पीछे भागने लगते हैं। वो काफी अंदर पहुंच जाते हैं और आगे भागने के लिए कोई रास्ता नहीं था। वहां क्रिस्टल लगे हुए थे जिनकी वजह से वहां उजाला हो रहा था। शौर्य अपनी शक्ति से सभी क्रिस्टल को खींच लेता है और उनका चूरा बनाकर वही फेंक देता है। इससे वहां अंधेरा हो जाता है और मूली के साथियों को दिखाई देना बंद हो जाता है। वो सभी एक जगह ही इकट्ठा होकर खड़े हो जाते हैं और सब हड़बड़ा जाते हैं। तभी उनमें से एक सबको शांत करते हुए कहता है सब शांत रहो वो भी यही है। अगर कोई भी हमारे पास से निकलेगा तो हम उसे मार डालेंगे। इसलिए सब साथ में शांति से खड़े हो जाओ। उसके कहते ही उसके सभी साथी शांति से अपनी अपनी तलवार पकड़कर खड़े हो जाते हैं। शौर्य अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और उसे वहां अंधेरे में भी साफ दिखाई देने लगता है।
वो सिया का हाथ पकड़ता है और मूली के साथियों के पास से गुजरते हुए वापस जाने लगता है। मूली के साथी ऐसे ही इधर उधर तलवारें चला रहे थे, उनसे बचते बचाते शौर्य वहां से सिया को लेकर निकल जाता है। मास्टर शौर्य को बताते हुए कहते हैं, तुम यहाँ से तो अपनी आत्मा शक्ति का इस्तेमाल करके निकल गए, पर आगे तुम्हें खुद ही सब संभालना पड़ेगा। वो दोनों तेजी से भागते हुए बाहर की तरफ जाने लगते हैं, पर वहां मूली पहले से ही खड़ा हुआ था। उसे देखकर शौर्य और सिया वही रुक जाते हैं और मूली मुस्कुराते हुए कहता है, इसे मुझसे बचाना मुश्किल है शौर्य। इतना कहकर वो अपनी आत्मा शक्ति का इस्तेमाल करने लगता है और उसके हाथ से हरे रंग की ऊर्जा बाहर निकलने लगती है, उसकी आंखें भी हरी हो जाती है। तभी शौर्य भी अपनी आत्मा शक्ति बाहर शौर्य द डिस्ट्रॉयर 19 रास्ते के बीच में गड़ी तलवार। शौर्य बेहोश हो गया था और सिया उसे दूर जंगल में ले जाती है। कुछ समय बाद शौर्य की आंखें खुलती है और वो अपने सामने खड़े लोगों को देखकर झट से खड़ा होता है और लड़ने को तैयार हो जाता है। वो सभी लोग सिया के साथ थे और सिया उनके साथ खड़ी हुई थी। शौर्य को ऐसे देखकर सिया और उसके साथी जोर से हंसने लगते हैं, हा 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 हा। शौर्य सिया को सही सलामत उन लोगों के पास खड़ा देखकर शांत हो जाता है और सिया उससे पूछती है, तो तुम्हारी नींद खुल है? शौर्य नीचे बैठते हुए जवाब देकर पूछता है, लगता तो ऐसा ही है, वैसे मूली कहाँ है? चिंता मत करो, हम अब सेफ है। यहाँ ये दूसरा ग्रुप था, अब मूली यहाँ हमें चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। ये बताते हुए सिया शौर्य के पास आकर बैठ जाती है। शौर्य सब जानने के बाद सिया को बताते हुए कहता है, ये तो अच्छी बात है, पर अब काफी समय हो गया है, मुझे मेरा काम पूरा करने के लिए अब जाना होगा। तो क्या अब तुम मुझे बता सकती हो? सिया खड़ी होकर जवाब देती है, हाँ बिल्कुल, अब तुम ठीक हो और मुझे भी वापस गांव जाना है, तो मैं चलती हूँ। दोबारा जरूर मिलेंगे। इतना कहकर सिया वहां से जाने लगती है और शौर्य उसे रोकते हुए कहता है, अरे मुझे वो तो बताती जाओ जिसका हमने वादा किया था। सिया कोई जवाब नहीं देती और गुनगुनाती हुई वहां से जाने लगती है। तभी शौर्य का हाथ उसके पास रखे एक रोल पर पड़ता है। शौर्य रोल को उठाता है और उसे खोलकर देखता है, वो नक्शा था और उसमें सिया ने लिखा हुआ था, जुबैर परिवार की टीम ने अपना रास्ता बदल दिया है। वो दवाएं खरीदने के लिए अब दूसरी जगह चले गए हैं, नक्शे में जिस जगह निशान लगा हुआ है वो वहां से जरूर गुजरेंगे। नक्शे पर जो निशान लगा हुआ है वो आज सुबह तक उस बाजार में पहुंच जाएंगे। वो सब पढ़ने के बाद शौर्य खुश होकर सिया को शुक्रिया बोलता है, शुक्रिया सी। सामने देखकर शौर्य इतना कहकर ही रुक जाता है, क्योंकि सिया अपने उन साथियों के साथ वहां से आगे जा चुकी थी। शौर्य भी वहां से खड़ा होता है और वहां से चल देता है। वो पहाड़ से गिरते झरने के पास पहुंच जाता है और मास्टर के कहे अनुसार वहां बैठकर प्रैक्टिस करने लगता है। उसके शरीर से आग बाहर निकल रही थी और वो अपना पूरा ध्यान लगा रहा था। मेडिसिन मास्टर उसके लिए शक्ति बढ़ाने और लेवल पार करने में मदद करने वाली एक गोली बनाते हैं। शौर्य को ध्यान लगाते हुए काफी समय हो गया था और जब मास्टर को लगता है कि समय आ गया तो वो शौर्य को बताते हुए कहते हैं, शौर्य अब समय आ गया है। लो इस गोली को खा लो और अपनी शक्ति पर पूरा ध्यान और नियंत्रण बनाओ। शौर्य मास्टर से वो गोली ले लेता है और उसे सीधा खा लेता है और ध्यान लगाने लगता है। गोली अंदर जाते ही शौर्य की आत्मा शक्ति पर असर करना शुरू कर देती है। शौर्य भी पूरा ध्यान और जोर लगाए रखता है। उसके अंदर से निकल रही आग और बढ़ जाती है। कुछ ही देर अच्छे से फोकस करने से शौर्य की आत्मा शक्ति सफेद नीले रंग की पड़ जाती है और शौर्य का एक और लेवल बढ़ जाता है। शौर्य बहुत खुश होता है और खड़ा होकर खुशी से चिल्लाता है, मास्टर मैं 10वें लेवल पर पहुंच गया। मास्टर शौर्य को बताते हैं, तुम्हारी फिलहाल की आत्मा शक्ति को देखते हुए बताऊं तो तुम भी 2 लेवल पर पहुंच गए हो। हर 10 लेवल को पार करने के बाद नया फेज चलता था और अभी शौर्य ने ए लेवल ही पार किया था। वो अब बी लेवल पर आ गया था और उसमें भी बी फेज के दूसरे लेवल पर। मास्टर के मुंह से ये सुनकर शौर्य और खुश हो जाता है और पूछता है, ये कैसे हुआ मास्टर? मास्टर बताते हुए कहते हैं, तुम्हें इसके लिए मूली का शुक्रिया करना चाहिए। झरने की तरफ देखो, आत्मा शक्ति शरीरों के अंदर ठीक पानी की तरह बहती है।
जब तुम किसी मुश्किल वक्त से गुजरते हो तो वो पानी झरना बन जाता है और उस आदमी में दोबारा से जान भर देता है। मास्टर की बात सुनकर शौर्य सोचते हुए पूछता है, इसका मतलब मेरे और मूली के बीच जो लड़ाई हुई थी उससे मेरी संभावना बढ़ गई। मास्टर हाँ में सिर हिलाते हुए हुंकार भर देते हैं। शौर्य अब मास्टर से कहता है, मास्टर मुझे सिखाओ ना कि अब इस शक्ति का कैसे इस्तेमाल करना है। मास्टर समझाते हुए बताते हैं, अभी जल्दबाजी मत करो, अभी तुम एक असली बी लेवल के योद्धा नहीं हो क्योंकि तुमने अभी तक बी लेवल की कोई भी स्किल नहीं सीखी है। इतना बताकर मास्टर एक रोल निकाल लेते हैं और शौर्य को दिखाते हुए बताते हैं, ये एक अनजानी स्किल है जो मुझे मौके से मिल गई थी। वैसे तो ये सी लेवल की स्किल है पर ये काफी समय से मेरे साथ रही है। ये सीधा किसी की भी रैंक को तीसरे लेवल तक बढ़ा सकती है। ये सुनकर शौर्य काफी चौंक जाता है और काफी खुश भी होता है। मास्टर उसे आगे बताते हुए पूछते हैं, आज तक मैंने किसी को भी इस स्किल को सीखा हुआ नहीं देखा। क्योंकि इसको सीखने के लिए ताकत के साथ हिम्मत की भी बहुत जरूरत है। इसको सीखना नॉर्मल स्किल से 1000 गुना ज्यादा मुश्किल है। तो क्या अब भी तुम इसे सीखना चाहते हो? शौर्य सीना चौड़ा करके जवाब देता है, हाँ बिल्कुल। शौर्य की हिम्मत देखकर मास्टर बहुत खुश होते हैं और बताते हुए कहते हैं, सच में तुम ही वो स्टूडेंट हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। इतना कहकर मास्टर उस रोल को शौर्य की तरफ फेंक देते हैं। शौर्य उस रोल को पकड़ लेता है और खोलकर देखने लगता है। उसे देखने के बाद शौर्य मास्टर से पूछता है, मास्टर ये किस लिए है, मुझे क्या हासिल करना होगा? मास्टर बताते हैं, जलती हुई घास और तीसरे नंबर की अनोखी आग। ये तुम्हें इस स्किल की प्रैक्टिस करने में बहुत मदद करेगी। ये अनोखी आग क्या है, मास्टर शौर्य पूछता है। मास्टर बताते हैं, दुनिया में 23 अलग अलग तरह की अकेली आग है, जिनमें से ये तीसरे नंबर की सबसे ताकतवर आग है। फायर स्वॉर्ड को भी आग चाहिए पर तुम अभी इतने काबिल नहीं हो कि तुम तलवार को आग दे पाओ। पर अगर तुमने इस आग को हासिल कर लिया तो तुम आसानी से तलवार का इस्तेमाल कर पाओगे। जैसे आपके पास सफेद आग है, क्या ये वैसी ही है, शौर्य पूछता है। मास्टर बताते हैं, हाँ बिल्कुल सही। शौर्य आगे पूछता है, तो मुझे क्या करना होगा मास्टर? मास्टर बताते हैं, तुम्हें प्रैक्टिस करते समय काफी सारी जड़ी बूटियां और इन आसमानी आगों की खोज करनी होगी। ये सब तुम्हारे लेवल आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। मास्टर की बात सुनकर शौर्य जवाब देते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो मैं ये जरूर करूंगा। इतना कहकर शौर्य मेडिटेशन करने के लिए वही पत्थर के ऊपर बैठ जाता है। अगले दिन जुबैर परिवार के सिपाही अजर खान के साथ दोपहर में आगे बढ़ रहे थे। सूरज सिर पर था और धूप की वजह से उन सभी का हाल बेहाल था। चलते हुए एक सिपाही दूसरे से कहता है, इतनी गर्मी हो रही है और हमारे पास यहाँ तक कि पानी पीने के लिए भी समय नहीं है। इस पर वो दूसरा सिपाही उसे समझाते हुए कहता है, अरे अपनी आवाज को कम कर लो वरना एल्डर को पता चल जाएगा। वैसे भी अब शहर का द्वार आने ही वाला है तो कुछ देर और सहन कर लो। अजर खान सबसे आगे वाली घोड़ा गाड़ी के ऊपर से आगे की तरफ नजर गड़ाए हुए बैठा हुआ था और वो काफी सतर्क नजर आ रहा था। दूसरी तरफ शौर्य प्रैक्टिस करने में लगा हुआ था और मास्टर उसे देख रहे थे। शौर्य अपनी आग बाहर निकालकर दोनों हाथों से लेने की प्रैक्टिस कर रहा था और मास्टर उसे रोकते हुए कहते हैं, शौर्य अब रुक है। आज के लिए इतना काफी है, तुम काफी अच्छा कर रहे हो। मास्टर की बात सुनकर शौर्य रुक जाता है और मास्टर को बताते हुए कहता है, मास्टर इस टेक्निक को सीखने के बाद भी मुझे मेरी शक्ति बड़ी महसूस नहीं हो रही। मास्टर बताते हैं, ये टेक्निक कमजोर बी लेवल वालों को आधे में पहुंचने से पहले एकदम से हिट करती है। तुम्हें अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बस एक अकेली आग को हासिल करना है। लेकिन बिना उस आग के तुम एकदम से आगे नहीं बढ़ सकोगे। ये सुनकर शौर्य बुरी तरह से चौंक जाता है और मास्टर से कहता है, क्या फिर आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया, आपने मुझे फंसा दिया मास्टर। ये कहते हुए शौर्य निराश हो जाता है और मास्टर उसे बताते हुए कहते हैं, अगर तुम ताकतवर बनना चाहते हो तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी और कठिनाइयों का सामना करना होगा एक अकेली आग को हासिल करने के लिए। एक बार तुमने वो आग हासिल कर ली तो तुम्हारा लेवल एकदम से बढ़ेगा। सी लेवल से भी ज्यादा आगे पहुंच सकते हो। सी लेवल से भी ऊपर? शौर्य चौंक कर पूछता है।
मास्टर बताते हैं, हाँ बिल्कुल सही। यही तो इसका असली जादू है। मेरे टीचर ने इसकी खोज की थी, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। लेकिन इसका पहला असर जानलेवा होता है। इसलिए मैं तुम्हें रक्षा करने वाली कुछ अनोखी टेक्निक सिखाऊंगा। इसलिए बैठ जाओ। मास्टर की बात सुनकर शौर्य वहीं नीचे बैठ जाता है और ध्यान लगाने लगता है। मास्टर अपने हाथ में अपनी सफेद शक्ति भरकर उसे शौर्य की पीठ पर रख देते हैं और शौर्य को बताते हैं, इसे ऊर्जा बाहर निकलने वाली टेक्निक कहते हैं। इसलिए पहले अपनी शक्ति को इकट्ठा करो। शौर्य अपने दोनों हाथों को ऊपर नीचे करके उनके बीच में अपनी सफेद नीले रंग की ऊर्जा को इकट्ठा करने लगता है और मास्टर आगे बताते हैं, अब अपने हाथों से आगे की तरफ फोर्स बनाओ और छोड़ दो। शौर्य ठीक ऐसा ही करता है और अपनी ऊर्जा को आगे की तरफ छोड़ देता है। गोली जितनी तेज रफ्तार से शौर्य की ऊर्जा आगे की तरफ जाती है और आगे आने वाले पेड़ों को भी जला डालती है। मास्टर शौर्य की तारीफ करते हुए कहते हैं, बहुत अच्छे शौर्य। पहले ही अभ्यास में तुमने इसे इस्तेमाल करना सीख लिया। चलो अब मेरे साथ आओ, वैसे भी मेरे स्टूडेंट होने का तुम्हें यही फायदा है कि तुम्हारी ताकत अब बढ़ती ही रहेगी। मास्टर इतना कहकर वहां से आगे की तरफ चल देते हैं और शौर्य भी उनके पीछे पीछे चल देता है। तभी एकदम से मास्टर रुक जाते हैं और कुछ महसूस करके शौर्य को बताते हैं, जुबैर परिवार का मेडिकल ग्रुप आ गया है, वो पास ही है। जुबैर परिवार का ग्रुप पहाड़ के साइड वाले रास्ते से होते हुए गुजर रहा था। रास्ते के एक तरफ बड़ा पहाड़ था और दूसरी तरफ खाई। वो आगे बढ़ रहे थे, तभी अजर को सामने रास्ते में एक काले पत्थर जैसी तलवार गड़ी नजर आती है। तलवार को देखकर अजर सबको रुकने के लिए इशारा करते हुए कहता है, रुको। सब वही रुक जाते हैं। उस तलवार को देखकर अजर कहता है, आखिर ये क्या है? अजर अब अपने साइड में पास खड़े हुए दो सिपाहियों से कहता है, तुम दोनों जाओ और इसे ले आओ। जैसा आप कहें हुजूर। इतना कहकर वो दोनों उस तलवार को लेने के लिए चले जाते हैं। वो दोनों तलवार के पास जाकर उसे जमीन के अंदर से निकालने के लिए साथ में जोर लगाते हैं। पर तलवार उनसे मसकती भी नहीं है। खूब देर जोर लगाने के बाद वो दोनों थक जाते हैं और अजर से कहते हैं, हुजूर ये हमसे नहीं निकल रही। इसे निकालने के लिए और लोगों की जरूरत पड़ेगी। वो इतना कहकर जैसे ही अपने साथियों की तरफ देखते हैं तो उन्हें वहां कोई भी नजर नहीं आता। ये देखकर वो चौंक जाते हैं। अजर भी पीछे अपने सिपाहियों को देखता है पर वहां कोई नहीं था। अब अजर जैसे ही सामने तलवार की तरफ अपने सिपाहियों को देखता है तो वो सिपाही भी गायब हो जाते हैं। ये देखकर अजर परेशानी में आ जाता है और सतर्क हो जाता है। काल लेता है और उसके शरीर से आग निकलने लगती है। ये देखकर मूली कहता है, तुम इतनी कमजोर शक्ति से मेरा सामना करोगे तो मरोगे। इतना कहकर वो जैसे ही हमला करने की कोशिश करता है तो शौर्य तेजी से उसके पास जाकर अपना वार उस पर कर देता है। मूली शौर्य से ताकतवर था और वो शौर्य का वार अपने हाथ से रोक लेता है और अपने एक ही वार से शौर्य को सिया के पास वापस फेंक कर मारता है। शौर्य फिर से तुरंत खड़ा हो जाता है और तेजी से मूली की तरफ कूदकर उससे लेने लगता है। मूली शौर्य के हर एक वार को रोकता है और लात मारकर शौर्य को सिया के पास फिर से फेंक कर मारता है। मूली अपनी हरी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए ऊपर हवा में उठने लगता है और कहता है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तुम दोनों मरोगे। उसके मुंह से ये सुनकर शौर्य फिर से उठता है और तेजी से उसकी तरफ उछलता है। शौर्य अपने मुक्के और लातों से मूली पर कई वार करता है। इस बार कुछ वार तो मूली को लग जाते हैं पर कुछ मूली डिफेंस कर लेता है और जोर से शौर्य की छाती में मुक्का मारता है। शौर्य सीधा जोर से जमीन पर गिरता है और उसे थोड़ी चोट भी लग जाती है। सिया उसके लिए फिक्र करने लगती है और वो घबरा सी भी गई थी। शौर्य हार नहीं मानता और फिर से खड़ा होकर पूरी ताकत के साथ मूली की तरफ उछलता है। इस बार दोनों में टक्कर की लड़ाई होने लगती है। शौर्य मूली के हर एक वार को डिफेंस करते हुए उसे घूंसे और लातों का अच्छा स्वाद चखा रहा था। शौर्य पूरे ध्यान से मूली के वार से बचकर उस पर वार कर रहा था। मूली को कई मुक्के लग जाते हैं और इससे मूली गुस्से से भर जाता है। मूली शौर्य के किए वार को डिफेंस करके शौर्य को मुक्के मारता है। शौर्य को वो लगते हैं पर वो अभी भी नहीं रुकता और मूली पर वार करते हुए उसे पीछे ले जाता है।
मूली गुस्से में अपनी ताकत अपने सीधे हाथ में भरता है और सीधा शौर्य को मारता है। सिया ये देखकर घबरा जाती है। शौर्य भी अपनी पूरी ताकत लगाकर डिफेंस करता है और दोनों की शक्ति आपस में टकराने से वहां एक धमाका होता है जिससे दोनों ही पीछे पीछे जाकर गिरते हैं। शौर्य सिया के पास जाकर गिरता है पर मूली सीधा पहाड़ से ही गिर जाता है और बड़ी मुश्किल से एक बेल पकड़कर नीचे गिरने से बच पाता है। शौर्य काफी घायल हो गया था और ये देखकर सिया अपने थैले से सीटी निकालकर बजाती है। उसकी सीटी बजाते ही एक बड़ा बाज उड़ते हुए उनके पास आ जाता है। सिया शौर्य को सहारा देकर उस बाज के ऊपर बैठा देती है और फिर खुद भी बैठकर शौर्य के साथ वहां से उड़ जाती है। नीचे लटका हुआ मूली तेज आवाज में चिल्लाकर अपने साथियों से कहता है ये बचकर ना जाने पाए, मार डालो इन्हें। उसके साथी भी बाहर आ गए थे और वो अपने धनुष से बाज पर निशाना लगाकर तीर छोड़ने लगते हैं। पर बाज बचकर तेजी से आगे उड़ जाता है और एक भी तीर उसे नहीं लग पाता। सिया और शौर्य बाज पर सवार होकर वहां से जा चुके थे और उनके बाद मूली के साथी मूली को ऊपर खींच लेते हैं और मूली गुस्से में दांत भींचते हुए कहता है बचकर निकल गए। शौर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 20 अजर खान मारा गया। अजर के सारे सिपाही गायब हो चुके थे और अब अजर भी हरकत में आ जाता है। वो धनुष और तीर निकाल लेता है और हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। शौर्य जैसे ही स्पीड से उसके पास से गुजरता है तो वो सीधा अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके तीर छोड़ने लग जाता है। शौर्य उसके हर एक तीर से बचते हुए इधर उधर भागने लगता है और उसको एक भी तीर नहीं लगता है। अब अजर के पास आखिरी तीर बचता है और वो उसे सीधा निशाना लगाकर शौर्य पर छोड़ देता है। शौर्य अपनी तलवार के पीछे छिप जाता है क्योंकि तलवार काफी चौड़ी थी और अजर का तीर तलवार से टकराकर जमीन पर गिर जाता है। शौर्य मुस्कुराते हुए खड़ा होता है और तलवार को एक ही हाथ से बाहर निकाल लेता है। अजर शौर्य को पहचान जाता है और पुकारता है शौर्य सेन। इतना कहकर वो अपना भाला बाहर निकाल लेता है और शौर्य पर हमला करने के लिए उसकी तरफ कूद जाता है। वो शौर्य पर अपने भाले से वार करता है पर शौर्य अपनी तलवार से ही उसके वार को खराब कर देता है और उस पर तलवार से हमला करने लगता है। तलवार के हमलों से अजर लड़खड़ा जाता है, वो एक भी हमले को सहन नहीं कर पा रहा था और पीछे धकेला जाता है। अजर खाई में नीचे गिरने से बाल बाल बचता है और फिर गुस्से से अपनी तरफ हमला करने को आते शौर्य को घूरने लगता है। शौर्य जैसे ही उस पर तलवार से हमला करता है तो वो भाले से हमले को रोककर शौर्य को पीछे धकेल देता है और शौर्य की तरफ उछलकर भाले से उस पर हमला कर देता है। शौर्य अपनी तलवार से उसके वार को रोककर सीधा तलवार उठाकर उसके ऊपर दे मारता है। पर अजर भाले से शौर्य के इस वार को भी रोक लेता है और तलवार अजर से हटकर जमीन पर लगती है। अजर फिर से शौर्य पर भाला चलाता है पर शौर्य अपनी तलवार अड़ाकर उसके वार से फिर से बच जाता है और उल्टा अजर को पीछे धकेल देता है। अजर शौर्य से कहता है ऐसा मत सोचना बच्चे कि तुम मुझे हरा सकते हो। मैं ग्रैंड डी लेवल 3 स्टार मास्टर हूँ। इतना बताकर अजर अपने भाले को जमीन पर घसीटता है और फिर अपनी आसमानी ऊर्जा को भाले से शौर्य की तरफ छोड़ देता है। शौर्य भी मास्टर के सिखाए तरीके से अपने दोनों हाथों से अपनी आसमानी ऊर्जा अजर की ऊर्जा की तरफ छोड़ देता है। शौर्य अभी भी अपने हाथों से ऊर्जा छोड़ रहा था और उसके सामने अजर की ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। शौर्य की सारी ऊर्जा तेजी से अजर की तरफ जाती है और अजर उससे बच नहीं पाता। अजर शौर्य की ऊर्जा से जलने लगता है और दर्द से उसकी चीख निकलने लगती है। शौर्य की ऊर्जा से जलते हुए वो दर्द में चिल्लाते हुए सीधा खाई में गिर जाता है। शौर्य अपनी तलवार उठाकर कंधे पर रख लेता है और खाई में गिरते हुए अजर को देखता रहता है। शौर्य पलटकर घोड़ा गाड़ी की तरफ देखता है, उस पर उसे चलने वाला अभी तक बैठा हुआ था और वो शौर्य को उसकी तरफ देखता देखकर डरकर वहां से भाग जाता है। जुबैर अपने घर के अंदर कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसका सिपाही उसे सब आकर बता देता है। क्या उसने सारा सामान बर्बाद कर दिया? फिर अजर कहाँ है एल्डर अजर जुबैर हड़बड़ाते हुए पूछता है। सिपाही सिर झुकाए बैठा था और वो बताता है हुजूर जिस आदमी ने सारा सामान बर्बाद किया उसने एल्डर को मार डाला।
ये सुनकर जुबैर खान के बुरी तरह से होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो सीधा अपनी कुर्सी पर गिर जाता है। एल्डर अजर को कौन मार सकता है? जुबैर चिंता में आकर सोचते हुए कहता है। सिपाही बताता है, हुजूर मैंने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा। हम पर एक अनजाने ताकतवर इंसान ने हमला किया था। वो हमें जंगल में ले गया और उसके बाद हम बेहोश हो गए। उसके बाद हमने बस अपने पूरे सामान को सफेद आग से बर्बाद हुआ देखा। मुझे लगता है कि ये अनोखी आग थी जिससे एल्डर को भी जलाया गया था। ये सब सुनकर अतरंगी उस सिपाही से पूछता है, तुमने अभी सफेद आग बोला? सिपाही जवाब देता है, जो हुजूर। क्या तुम जानते हो कि वो कौन था? जुबैर अतरंगी से पूछते हैं। अतरंगी बताते हुए कहता है, पिताजी आपको वो पल याद है जब मुझे शौर्य से लड़ते वक्त चोट लगी थी? ये सुनकर जुबैर पूछते हुए कहते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये सब शौर्य सेन ने किया है? नामुमकिन। आग से दुश्मनों पर हमला सिर्फ रासायनिक ही करते हैं और शौर्य इतने कम समय में ये सब हासिल नहीं कर सकता। इस पर अतरंगी अपने पिता को याद दिलाते हुए कहता है, पिताजी भूलिए मत कि सेन परिवार के पास एक ताकतवर रासायनिक की सपोर्ट है। ये सुनकर जुबैर और ज्यादा चिंता में आ जाता है। तभी सिपाही बताता है, हुजूर हमने तारा कस्बे से दवाइयों का सामान खरीदने के लिए 3 लाख उधार लिए थे। ये सुनकर जुबैर की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है और उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। ठीक है, तुम यहां से जाओ, जुबैर सिपाही से कहता है। सिपाही वहां से भाग जाता है और उसके जाने के बाद जुबैर अतरंगी से कहता है, अतरंगी जाओ और बाजार के कुछ हिस्से को बेच दो। वही रहना और अच्छे से नजर रखना, वहां से इधर उधर मत होना। ठीक है पिताजी। इतना कहकर अतरंगी वहां से चला जाता है। शौर्य भी अपने घर आ गया था और वो अपने पिता के साथ ऐसे ही टहल रहा था। पिताजी कुछ सोचते हुए हंसने लगते हैं, हा 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 हा। पिताजी को हंसता देखकर शौर्य उनसे पूछता है, क्या बात है पिताजी, आप हंस क्यों रहे हैं? पिताजी बताते हैं, जुबैर परिवार में दवाइयों का सामान लेने के लिए तारा शहर से बहुत ज्यादा उधार लिया था, जिसे चुकाने के लिए अब वो बाजार के अपने कुछ हिस्से को बेच रहा है। हा 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 हा, बुरे कर्मों का यही नतीजा होता है। ये तो अच्छी बात है, शौर्य कहता है। पिताजी आज खुश थे और वो रुककर शौर्य से पूछते हैं, शौर्य क्या कुछ ऐसा है जिसके बारे में तुम बात करना चाहते हो? शौर्य बताता है, पिताजी रासायनिक मुझे अपना स्टूडेंट बनाना चाहते हैं और मैंने हाँ कर दी बिना आपका जवाब जाने, और अब मुझे कुछ ही दिनों के अंदर शहर छोड़कर प्रैक्टिस करने के लिए बाहर जाना होगा। शौर्य की बात सुनकर पिताजी उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, वो तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाना चाहते हैं? ये तो हमारे सेन परिवार के लिए बहुत ही गर्व की बात है। किसी महान रासायनिक से मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। पिताजी शौर्य के लिए खुश थे और आगे बताते हुए कहते हैं, मेरी जनरेशन के पास कोई भी चमत्कार नहीं था, पर मेरी आगे की जनरेशन यानी तुम सब बहुत चमत्कारी हो। आगे भविष्य में सेन परिवार तुम्हारे ऊपर निर्भर होगा, इसलिए खूब मेहनत करना बेटा। इतना कहकर पिताजी वहां से जाने लगते हैं। शौर्य पिताजी की बात सुनकर शक्त होकर कहता है, मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा पिताजी। शौर्य अब जैसे ही वहां से जाने की कोशिश करता है तभी एक हाथ पीछे से उसके कंधे पर आता है और शौर्य डरकर उछल जाता है। वो हाथ जोया का था और जोया शौर्य को डरा देखकर बहुत जोर से हंसती है, हा 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 हा। तुम डर गए? शौर्य अपने आप को शांत करता है और जोया से पूछता है, रात हो रही है जोया, तुम यहाँ क्यों आए हो? जोया बताती है, क्योंकि मैं तुम्हें एक खबर जल्दी से बताना चाहती हूँ। यामा अकेडमी ने नए स्टूडेंट्स की भर्ती लेना शुरू कर दिया है। यामा अकेडमी? शौर्य पूछता है। जोया बताती है, ये देवभूमि पर सबसे मशहूर अकेडमी है। अगर तुम इसमें दाखिला करवा लेते हो तो इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। शौर्य जवाब देता है, ठीक है, मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा। इतना कहकर शौर्य वहां से जाने लगता है। जोया उसे रोकने की कोशिश करती है पर शौर्य वहां से चला जाता है। शौर्य अपने कमरे में था और मास्टर उसे दवाएं बनाना सिखा रहे थे। शौर्य अपनी ऊर्जा से जड़ी बूटियों को रिफाइन करके दवाई बनाने में लगा हुआ था और वो इसमें कामयाब होता नजर आ रहा था।
शौर्य अपनी नीली सफेद आग से एक जड़ी बूटी को अच्छे से रिफाइन करके उसे पानी में बदल देता है और अपने उल्टे हाथ में उसे अपनी शक्ति से पकड़ लेता है। बहुत अच्छे, अब बस आखिरी काम बचा है। तुम बस इसे करने ही वाले हो, मास्टर बताते हुए कहते हैं। शौर्य के सामने 3 सीसीओ में कुछ जड़ी बूटियों को रिफाइन करने के बाद उनका पानी सीसीओ में भर दिया गया था। शौर्य अपने सीधे हाथ से सीसीओ के अंदर से पानी निकालता है और अपने हाथ की तरफ खींच लेता है। इसके बाद वो सभी को आपस में मिलाकर अपने दोनों हाथों के बीच के रख लेता है और साथ में ऊर्जा का दबाव उस पर डालने लगता है। कुछ ही देर ऊर्जा का दबाव डालने के बाद शौर्य एक गोली बनाने में कामयाब हो जाता है और फिर खड़ा होते हुए कहता है, अब मैं समझ गया मास्टर। दवाएं बनाना सच में बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मुझे ये महसूस हुआ मेरा लेवल बढ़ रहा है। मास्टर बताते हैं, दवाएं रिफाइन करने के लिए मजबूत हाथों की जरूरत होती है। आग और शक्ति का इस्तेमाल करते समय हाथ बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। दवाएं रिफाइन करने की प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा होता है, इससे लेवल बढ़ता है। अब मैंने जो भी अपनी शक्ति खर्च की है, मैं उसे दोबारा से रिकवर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं जल्दी से 3 स्टार पर पहुंच सकूं। शौर्य मास्टर को बताते हुए कहता है। मास्टर जवाब देते हैं, बहुत अच्छे, तुम सब समझने लगे हो। शौर्य को देखते हुए मास्टर मन ही मन कहते हैं, मैं बिल्कुल सही था। इस लड़के के अंदर बाकियों से अलग कुछ तो खास है। ये बहुत जल्दी से कुछ भी सीख जाता है और इसके अंदर रासायनिक बनने के सारे गुण हैं। मुझे इस बार सच में वैसा ही स्टूडेंट मिला है जिसकी मुझे सालों से तलाश थी। दूसरी तरफ जुबैर अपने घर के अंदर चिंता में अपना माथा पकड़ कर बैठा हुआ था और उसके सिपाही उसके आगे खड़े हुए थे। क्योंकि सेन परिवार का बुरा करने के चक्कर में वो अब खुद ही फंस चुका था। जहां वो सेन परिवार का बाजार हड़प कर उन्हें खत्म करना चाहता था, वहां वो खुद ही अपने ही जाल में फंस गया था। तभी बाहर से एक सिपाही आता है और जुबैर के आगे झुककर बताता है, हुजूर, हमने सब कुछ कर दिया। इस पर जुबैर उससे दबी सी आवाज में पूछता है, क्या उन्होंने सब कुछ वापस कर दिया? सिपाही बताता है, जी उन्होंने सब कुछ लौटा दिया। जो आदमी उधर का पैसा लेने आया था और वो धोखेबाज घुसपैठिया सब जा चुके हैं। लेकिन जो बाजार का हिस्सा हमने आज सुबह बेचा था उसके बारे में सेन परिवार को पता चल गया। ये सुनकर जुबैर को जोर का झटका लगता है और उसे सीधा दिल का दौरा आ जाता है। सभी सैनिक हड़बड़ा जाते हैं और एक सिपाही जोर से चिल्लाकर कहता है, कोई डॉक्टर को जल्दी से लेकर आओ। जुबैर अपने दिल पर हाथ रखकर दर्द से करहाने लग जाता है और सीधा उसके मुंह से खून निकलता है। उसके बाद वो वही अपनी कुर्सी पर ही दम तोड़ देता है। सभी सैनिक उसकी तरफ भागते हैं, पर वो कर भी क्या सकते थे क्योंकि जुबैर खान दम तोड़ चुका था।